हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम पहले करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के क्वेश्चंस, फिर देखेंगे नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस और लास्ट में वार्नर थ्योरी के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको सराउंड करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी जानकारी देता है। जो सेंट्रल मेटल एटम है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो करना है तो उसके पास टोटल उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस के पास होंगे, तभी वो स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएगा और हम तब बोलेंगे कि यस इट इज फॉलोइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। तो नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन्स वो क्यों अचीव करना चाहता है दोस्तों, देखो इसीलिए अचीव करना चाहता है ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितना हो जाए, तभी वो स्टेबिलिटी को अचीव करेगा। बॉन्ड बनाने का बस एक ही मकसद होता है दोस्तों, वो है स्टेबिलिटी को अचीव करना। स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करके। ऐसा क्यों कहा गया? बिकॉज नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। अगर मान लो कहीं सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस से कम होते हैं तो वो सेंट्रल मेटल एटम चाहेगा कि मेरे को थोड़े से और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए ताकि मैं नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन्स कर लूं, जिससे क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के कन्फिग्रेशन से मेल खा जाएगा और मैं स्टेबल बन जाऊंगा। तो इस केस में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो खुद का वो रिडक्शन करेगा, और जो खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर मान लो कभी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज़्यादा हो गए नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, और लॉस कर रहा है तो सामने वाले किसी को वो दे रहा होगा तो सामने वाले का वो रिडक्शन करेगा। तो इस केस में आपका सेंट्रल मेटल एटम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जब भी आपका सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इन दोनों केसेस में वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो नहीं करता। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आइए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी के। तो इसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए बोला है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। अगर आपको सेंट्रल मेटल एटम देखना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि कैसे देखोगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो और नॉर्मल वाले ब्रैकेट के बाहर हो वो होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि इस केस में कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो लीगेंड कौन होगा? लीगेंड वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के भी अंदर हो और नॉर्मल वाले ब्रैकेट के भी अंदर हो, यानी कि इस केस में वो आपका है NH3। ठीक है, तो आइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं इसका। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X एज्यूम कर लो। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा। तो 0 × 6 इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो चार्ज है उसको आप इक्वल टू में लिख दोगे। सो X इज इक्वल टू +3 यहाँ पे आपका आएगा, यानी कि कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट के पास नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होते हैं 27, ठीक है, जब वो न्यूट्रल होता है। तो 27 में से अगर आप 3 घटा दो तो अभी कोबाल्ट के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 24 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो NH3 है। वो कितने लिगेंड है आपके पास? 6 है। और NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि एक बार में वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है, यानी कि एक लोन पेयर का डोनेशन, जिसमें क्या होते हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो 24 में अगर आप 12 प्लस कर दो, क्योंकि लीगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 12 इलेक्ट्रॉन दिए जब ये बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके पास अभी 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है दोस्तों, इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा दोस्तों। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई थी हमारे पास, ठीक है। और कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास नॉर्मली 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 27 है, ठीक है। और अभी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास है। मगर ये 24 आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको इस तरीके से देखना है कि जब लीगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे
तो फाइनली आफ्टर डोनेशन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, वो कितने थे, 36 थे। तो 36 आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बना। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो कर रहा है क्या, तो आपका जवाब होगा येस। और वो येस इसलिए बिकॉज ये जो कोबाल्ट है ना, ये 3D सीरीज़ का एलिमेंट है। ये 3D सीरीज़ 4th पीरियड में आपका आता है, यानी कि ये जो 3D सीरीज़ है ये 4th पीरियड से शुरू होते हैं, ठीक है ना। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को इसलिए फॉलो कर रहा है बिकॉज ये जो कोबाल्ट है इसने अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया है। सॉरी, कोबाल्ट +3 ने नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया है बिकॉज इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब 36 है। तो 4th पीरियड में जो आपका नोबल गैस आता है ना, वो होता है आपका क्रिप्टन, और उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, यानी कि इसके पास भी 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपके कोबाल्ट +3 के पास भी यहाँ पे 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीइंग दोनों के इलेक्ट्रॉन 36 होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका भी बिल्कुल सेम होने वाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, और ऐसा है, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस कोबाल्ट +3 ने अचीव कर लिया है। तो हाँ, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो करता है और ये स्टेबल भी है। तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है व्हाट इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इन दिस कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या करोगे, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक्स अज्यूम कर लो, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 का चार्ज इंटू 4, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यार +2 का चार्ज है, तो इसलिए मैं इक्वल टू इसको +2 के करने वाला हूँ। ऐसा क्यों है, बिकॉज देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद सल्फेट मौजूद है, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है। तो जितना भी चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाली एंटिटी पे होता है ना, उतना ही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का विद अपोजिट साइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट होता है, ताकि ये पूरा जो आपका कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड आपका न्यूट्रल रह सके। देखो +2 -2 कट के आपके 0 ही आते हैं। तो आप समझ गए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी आपकी एंटिटी मौजूद है उसके ऊपर जितना भी चार्ज होता है, ठीक है, उतना ही चार्ज अपोजिट साइन के साथ आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मौजूद होगा, मगर उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऐसा इसलिए होना ज़रूरी है ताकि दोनों मिलकर के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको न्यूट्रल बना दे, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर +2 आएगा, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। नॉर्मली इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यानी कि अभी Zn जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे देखो अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये डोनेशन करता है, यानी कि एक लोन पेयर का ये डोनेशन करेगा। और है कितने अपने पास NH3 4, यानी कि 2 × 4 टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करने वाला है। Zn+2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 28 + 8 कर दोगे तो आपका आंसर 36 आएगा। और ये जो जिंक है ये भी 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, 4th पीरियड में ये आता है, ठीक है। 36 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए हैं। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 36 है। और हाँ, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो करता है बिकॉज बीइंग अ 3D सीरीज़ एलिमेंट जो 4th पीरियड में आता है, इसने नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास अचीव कर लिए हैं, तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को भी फॉलो करेगा। हाँ, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो करेगा, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 36, और ये स्टेबल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने X अज्यूम कर लिया, और यहाँ पे SCN है, SCN सिंगल नेगेटिव होता है, तो टोटल 6 है। तो इसको ऐसे लिखूंगा X - 6 = -3। तो X = -3 + 6, यानी क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 24। +3 में ये मौजूद है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो जाएंगे, 24 - 3, इस केस में 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। और ये देखो SCN -1, ये एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, और टोटल हमारे पास ये 6 है, तो यानी कि ये 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। जब 21 में 12 प्लस होंगे तो आपके पास 33 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है यार, वो 33 होने वाला है। अगर किसी ने पूछ लिया क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो करता है, तो आपका जवाब होगा नहीं करता। क्यों? बिकॉज बीइंग अ 3D सीरीज एलिमेंट क्रोमियम 36 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास नहीं रखता है, इसलिए यह कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस को अचीव नहीं कर पाएगा, ये स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा। जब भी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो खुद का ये क्या करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है।
और जो खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे Cr+3 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इन पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे फॉर्मूला, देखो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। तो पोटेशियम हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरीन है, क्लोरीन आपका लिगेंड है, और यहाँ पे देखो लैटिन में लिखा गया है सेंट्रल मेटल एटम आपका प्लेटिनम है। ठीक है, और लैटिन में इसका नाम लिखा गया है, इसका मतलब ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। तो आओ इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लेटिनेट, और यहाँ पे रोमन न्यूमरल में 4 लिखा हुआ है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मेरे को पता है नेगेटिव का चार्ज आएगा, लेकिन कितना आएगा वो मुझे पता नहीं, तो मैंने इसको x अज्यूम कर लिया। तो मैं अब इस x को कैसे निकालूंगा, देखो सो 4 -6, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 6 क्लोरीन है तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज मैं x लिख दूंगा। तो यहाँ से x मेरा -2 निकल के आएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज -2 का है। और ये जो पोटेशियम है ये है एल्कली मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये टोटल +2 शो करे, तो मैं K2 लिख दूंगा। जब मैं K2 लिखता हूँ तब मेरा काम हो जाता है और मेरा -2 का चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ जाता है। अब सवाल ये है कि प्लेटिनम का हमको देखना है कि क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो करता है या नहीं। तो देखो प्लेटिनम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पे मौजूद है, कैसे पता चला, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। और प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 78 होता है प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, यानी कि अभी इसके पास 74 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, और लीगेंड कौन है यहाँ पे देख लो जरा एक बार, लीगेंड है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है। तो 6 होने के कारण ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, 86 आ जाएगा। 86 जो है आपका नोबल गैस रेडॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो 86 इलेक्ट्रॉन्स टोटल प्रेजेंट है प्लेटिनम के पास जब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यार 86 है, क्योंकि नोबल गैस रेडॉन का भी 86 एटॉमिक नंबर है। तो 86 इलेक्ट्रॉन्स रेडॉन के पास भी है और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के पास भी है। तो इसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो कर दिया है, बिकॉज इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर दिया है, तो ये स्टेबल है। समझ गए दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन जो ई वाला है उसको सॉल्व करते। देखो लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो आयरन का। तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है कुछ इस तरीके से FeH2O5 टाइम्स NO, और बाहर प्रेजेंट है +2। ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को x अज्यूम कर लिया। ये वाटर है, वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा। NO है, NO का आपका सिंगल नेगेटिव होता है, तो -1 और यहाँ पे +2, तो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे Fe जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, और Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो होता है आपका 26। ठीक है, क्योंकि ये +3 में मौजूद है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि अभी इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और टोटल लिगेंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 वाटर के और 1 NO का, दोनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक बार में एक लोन पेयर का ही डोनेशन होगा। और टोटल कितने हैं यार, 6 है। ठीक है ना, टोटल लिगेंड 6 है, 5 H2O के हैं और 1 NO का है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होंगे वो होंगे आपके 12। और इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 23 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जब आप 12 प्लस करोगे तो आपका 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है आपका Fe का इस कॉम्प्लेक्स में वो आपका 35 है। ठीक है ना, और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को फॉलो नहीं करता। क्यों? बिकॉज Fe बीइंग अ 3D सीरीज एलिमेंट ये 4th पीरियड में आता है, जिसमें जो आपका नोबल गैस प्रेजेंट होता है वो होता है क्रिप्टन। क्रिप्टन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 36 है, बिकॉज क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 है। ठीक है, तो आयरन अपने पास बस 35 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए। समझ गए दोस्तों। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के हमेशा फिराक में रहता है, ताकि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर सके। 36 इलेक्ट्रॉन जब होंगे इसके पास तब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर पाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को रिड्यूस करेगा और सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज कर देगा।
तो आइए दोस्तों, अब अपन करेंगे इन कंपाउंड्स की IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब अपन नेमिंग करते हैं ना, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, और ये रूल्स यार वेरी करते हैं डिपेंडिंग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है, उसकी नेमिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसका नेमिंग करने का तरीका अलग है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए नेमिंग करते करते देखते हैं कि क्या हमारे पास डिफरेंट तरीके के रूल्स हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत मैं लिमिटेड दूंगा बिकॉज वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है ना, आओ देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल, इसमें सबसे पहले ये पता लगाइए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। बाहर क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आता है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3 का चार्ज आएगा। और जितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाली स्पीशीज के ऊपर चार्ज होता है, उतना ही चार्ज अपोजिट साइन के साथ सेम मैग्नीट्यूड का आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लगाना होता है, ताकि ये जो पूरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये न्यूट्रल रह सके। समझ गए दोस्तों? तो देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे जो है वो +3 का चार्ज रखेगा, और ये जो क्रोमियम है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को X एज्यूम कर लिया। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 चार्ज रखेगा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, +3। तो यानी कि यहाँ पे जो क्रोमियम है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और ये आपका कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले आप क्या करो, लिगेंड के नाम लिखो। लिगेंड कितने हैं? 6 है। 6 को आप ऐसे लिखो हेक्सा, और लिगेंड NH3 है, इसको अपन बोलते हैं अमाइन, AMMINE, तो हेक्सा एमाइन। फिर लिखो सेंट्रल मेटल एटम का नाम, क्रोमियम, हेक्सा एमाइन क्रोमियम। फिर ब्रैकेट में लिखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे 3 है, +3, तो 3 लिख दिया। तो हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3, और बाहर क्या है आपका, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को लिखो हेक्सा एमाइन क्रोमियम 3 CHLORIDE। तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, ये बाहर जो चीज़ लिखी है ना, इसका नंबर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर मेंशन करना जहाँ पे आपका लीगेंड आ रहा है बस। कितने हैं लीगेंड? 6। तो क्या लिखा अपन ने, हेक्सा अमाइन। फिर अपन ने लिखा जो सेंट्रल मेटल एटम था वो क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 3 थी। तो रोमन नंबर में अपन ने ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, बाद में अपन ने क्लोराइड लिख दिया जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था। तो इस तरीके से अपन कुछ करने वाले हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नाम। ठीक है ना? तो देखो, दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है? दूसरा सवाल, दूसरा है दोस्तों आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो देख लो, यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये है जिंक, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X एज्यूम कर लो। ठीक है, लीगेंड है यहाँ पे CN, यानी कि साइनाइड लीगेंड है आपका। ठीक है, साइनाइड, इसे अपन बोलते हैं CN नेगेटिव, लेकिन जब इसको लीगेंड के फॉर्म में लिखेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं सायानो या फिर सायानीडो। ठीक है, आप सायनो भी लिख सकते हो, जब इसका नोमेनक्लेचर में आप नाम करोगे तो इसको आपको सायनो लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो सायानीडो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। ठीक है ना? तो देखो, अपन सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ते हैं, जिंक, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X एज्यूम कर लिया, और एक CN के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो 4 CN है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख लो यार, X -4 इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज जो कि -2 है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, -2 + 4 इट विल बी +2, यानी कि यहाँ पे जिंक आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे CN है ना आपका लिगेंड, तो लिखो कितने लिगेंड है आपके पास, टेट्रा, और क्या है CN, और CN को अपन क्या बोल सकते हैं, सायानीडो या सायनो। तो टेट्रा, मैं सायानीडो लिखना प्रीफर करता हूँ, तो मैं लिखूंगा टेट्रा सायानीडो। ठीक है, उसके बाद ये जिंक है, और ये बिकॉज एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका नाम लैटिन में लिखा जाता है, और लैटिन में लिखने के बाद उनके नाम के पीछे ATE लगा देते हैं। तो अपन लिखेंगे टेट्रा सायनिडो जिंकेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो ब्रैकेट में 2 लगा दो।
अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, आपका सवाल कुछ ऐसा था, Zn Cn 4 थे और ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 का चार्ज था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की एंटिटी आपको दे नहीं रखी थी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर यहाँ पे K2 दिया होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो आप इसका नाम कैसे लिखते दोस्तों? देखो यहाँ पे K2 के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 का आता तो ये एक केटायन बन जाता। तो जब भी आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स आता है सबसे पहले केटायन का नाम लिखिए, जो कि है यहाँ पे पोटेशियम। तो आप लिखते कैसे? पोटेशियम, ठीक है। फिर बाद में एज इट इज लिख देते टेट्रा सायानीडो जिंकेट, ब्रैकेट में आप क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। और देखो यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो जो बाहर वाली स्पीशीज़ है वो आपकी केटायन होगी, ये ध्यान रखना, तभी इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे इन केसेस में केटायन का नाम। यहाँ पे था अपना पोटेशियम, एक केटायन था क्योंकि इसके ऊपर +2 का चार्ज था, ठीक है। तो अपन ने लिखा पोटेशियम, फिर अपन नंबर स्पेसिफाई करते हुए हमेशा लिखा जाता है आपके लिगेंड्स का नाम, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा सायानीडो, फिर जो सेंट्रल मेटल एटम था उसके नाम को अपन ने लैटिन में लिखा और लास्ट में ATE लगा दिया, पोटेशियम टेट्रा साइनिडो जिंकेट, और ब्रैकेट में अपन ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 को मेंशन कर दिया। तो आइए अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको देख के ऐसा लग सकता है कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन देखो आसान है काफ़ी। कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? देखो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ो, ये आपका प्लेटिनम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालो, एक्स एज्यूम करा और यहाँ पे NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसको 0 कर दिया, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2, इक्वल टू मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज लगा दिया। यानी कि जब मैंने यहाँ से x कैलकुलेट करा तो x +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो यहाँ पे आपका प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर टोटल +2 का चार्ज है। यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट आपका एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी नेमिंग अपन पहले कर देंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने की है कि आपके पास 2 तरीके के लिगेंड है, एक आपके पास अमाइन है और एक आपके पास क्लोरिडो है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है यानी कि अमाइन, तो इसका नाम अपन पहले लिखेंगे। और तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे? देखो टेट्रा, देखो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, या फिर आप इसको क्लोरो भी लिख सकते हो, मैं क्लोरिडो लिखना पसंद करता हूँ। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, ब्रैकेट में आप लिखोगे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि यहाँ पे 4 है, तो मैंने IV यानी कि रोमन न्यूमरल में लिख दिया। अब इसका सेकंड पार्ट उठाते हैं। देखिए ये सेकंड पार्ट बीइंग नेगेटिवली चार्ज एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें भी जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसको x एज्यूम कर लो, 6 क्लोरीन है तो -6 इक्वल टू -2, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू -2 + 6, यानी कि यहाँ पे भी आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लेटिनम, ठीक है। तो फिर इसी सीक्वेंस को ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करके, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करके आपको नाम लिखना है। तो देखो हेक्सा, सबसे पहले लिगेंड का नाम हेक्सा क्लोरिडो, बिकॉज ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो है आपका लैटिन में लिखा जाएगा एंडिंग विद 8, तो हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट, ब्रैकेट में लिख दो 4, ठीक है ना। तो ये आपका इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हो गया। नाम देख लो क्या लिखा अपन ने, टेट्रा अमाइन, फिर लिखा डाइक्लोरिडो। 2 डिफरेंट तरीके के लिगेंड्स थे, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखा अपन ने, A C के पहले आ रहा था तो इसलिए अमाइन को क्लोरिडो के पहले लिखा। और जब भी लिगेंड लिखो तो उसका नंबर मेंशन करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट उठाया हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी 4। समझ में आ गया? जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लैटिन में लिखा जाता है एंडिंग विद 8, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर D को करते हैं सॉल्व। इसको मैं क्लियर कर दूं पहले थोड़ा। तो देखो क्वेश्चन नंबर D आपसे क्या कहता है, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका क्लोरीन है, इसका चार्ज -1 आएगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके के लिगेंड है, एक आपका है पानी और एक आपका है क्लोरीन। ठीक है, पानी को अपन बोलते हैं एक्वा और क्लोरीन को आप क्लोरो भी बोल सकते हो, क्लोरिडो भी बोल सकते हो। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। वाटर बीइंग न्यूट्रल लिगेंड, 0 हो जाएगा इसका चार्ज, तो x + 0, 2 क्लोरीन है तो -2 इक्वल टू +1। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर का चार्ज +1 है तो इक्वल टू +1 लिखा, तो x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे जो है आपका कोबाल्ट ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, नाम इसका कुछ इस तरीके से अपन लिखने वाले हैं, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, आखिरी सवाल करते हैं। देखिए डी वाला, ई वाला, देखो K2SnCl6। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो पोटेशियम है, इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स आप लिखो, सबसे पहले केटाइन का नाम लिखो। केटाइन क्या है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बाहर वाली चीज़ केटाइन कहलाती है, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम है तो लिखो पोटेशियम, और यहाँ पे इसके नंबर को स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है नोमेनक्लेचर में। ठीक है ना, हमेशा लिगेंड के नंबर को स्पेसिफाई किया जाता है। तो पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो, और यहाँ पे आपको टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो देखो x अज्यूम कर लो, -6 इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू -2 + 6, तो आपका टिन यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। सेंट्रल मेटल एटम है और बीइंग एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसका नाम अपन लैटिन में लिखेंगे। तो पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो, SN को अपन लिखेंगे स्टेनेट, STANNATE, एक सेकेंड, STANNATE स्टेनेट, पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो स्टेनेट, और ब्रैकेट में इसका लिख दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 4 है। ठीक है, स्टेनेट ही बोलेंगे इसको, मे बी शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो मेरी, मगर नाम इसका पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो स्टेनेट 4 होने वाला है। तो हमारे नोमेनक्लेचर भी यहाँ पे हो गए। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अभी हमारे पास ये नेम दिए हुए हैं IUPAC, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब अपन को इन नेम्स को पढ़ के फॉर्मूलाज को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे अपन लिखेंगे इसको। पहला है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हेक्सामाइन यानी कि समझ में आता है NH3 अपने पास 6 है, हेक्सामाइन कोबाल्ट 4, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कोबाल्ट होने वाला है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4, और क्लोराइड यहाँ पे Cl, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। अब हमको ये नहीं पता कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो मैंने x अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 + 0 इज इक्वल टू x, तो x कितना आ गया आपका 4। ठीक है ना, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसके ऊपर +4 का चार्ज है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका क्लोरीन है, तो मैं कितने क्लोरीन लगाऊं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +4 का चार्ज आ जाए। तो अगर आप सोच पा रहे हैं एक क्लोरीन का -1 होता है। ठीक है, तो क्लोरीन का चार्ज टोटल -4 होना चाहिए, तभी इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आएगा, यानी कि मेरे को 4 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CO NH3 6 टाइम्स और Cl4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको लिखने वाले हो, कोबाल्ट 4। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे यार 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आपका 4 होता तो आपका यही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इसको इस तरीके से देख लो। अब आप हेक्सामाइन, तो NH3 आपके पास 6 बार है। ठीक है ना, 6 NH3 है, और कोबाल्ट है और क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज x अज्यूम करा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे 3 + 0 इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपका +3 चार्ज आना चाहिए, और तभी आ पाएगा जब ये क्लोरीन यहाँ पे 3 होंगे। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो देखिए सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले का क्या नाम है ज़रा देखो, सेकेंड वाला है सिल्वर हेक्सासायनोफेरेट 2। ठीक है, ये देखो सेंट्रल मेटल एटम का नाम ATE से एंड हो रहा है और ये लैटिन में है, यानी कि ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सिल्वर, कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है जब भी आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो। तो सिल्वर हेक्सासायनो, CN आपके 6 बार है। और फेरेट यहाँ पे आयरन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा मुझे नहीं पता, उसको x एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 2 - 6 = x। यहाँ पे -6 इसलिए लिखा क्योंकि एक CN का -1 होता है और कितने CN है, 6 है। तो x = यहाँ पे आपका -4 आ गया है। तो यानी कि यहाँ जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होने वाला है दोस्तों, उसके ऊपर -4 का चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो इसका चार्ज टोटल +4 होना पड़ेगा, तभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 का चार्ज जाएगा। और एक सिल्वर का जो चार्ज होता है वो +2 होता है। तो अगर मेरे पास 2 सिल्वर हो जाए तो मेरे पास +4 का चार्ज हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा Ag2FeCN6। ठीक है, तब ये आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, Ag2FeCN6। तो ये आपके सेकंड वाले का आंसर होने वाला है दोस्तों। थर्ड वाले में आपसे क्या बोला है, टेट्रा अमाइन ऑक्सालेटो निकल 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे निकल लिखा हुआ है, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका नाम लैटिन में तो नहीं है, तो यार ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो टेट्रा अमाइन यानी कि NH3 आपके पास 4 है। ऑक्सालेटो, ये जो ऑक्सालेटो है इसके बारे में कुछ बातचीत आपके साथ में कर लूँ डिटेल में तो बढ़िया रहेगा। ये ऑक्सालेटो वैसे तो आपका होता है C2O4 2-। इसको इस तरीके से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑक्सालेटो है, ठीक है, ये असल में ऑक्सैलिक एसिड से आया है। ये ऑक्सैलिक एसिड का एनायन होता है दोस्तों। ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, इसको याद करने का तरीका COOH, 2 बार COOH इस तरीके से आप लिख दोगे। इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। ठीक है, बीइंग एसिड आपको पता है एसिड H पॉजिटिव आयन फर्निश करते हैं। तो अगर इस चीज़ ने, मतलब ये जो एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, अगर इसने अपने H पॉजिटिव को आयनाइज कर दिया, 2 ही H पॉजिटिव है तो दोनों को आयनाइज अगर इसने कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ -2H पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव। यहाँ पे भी COO नेगेटिव, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो जाएगा C2O4 और चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। आई थिंक अब आपको क्लियर है कि इसको भैया ऑक्सैलेटो क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का एनायन है, ये ऑक्सैलिक एसिड का एनायन है, ऑक्सैलिक एसिड से आया है। ऑक्सैलिक एसिड को COOH इस तरीके से लिखते हैं। बीइंग एसिड ये H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है। अगर इसने दोनों H पॉजिटिव आयन को यहाँ से आयनाइज कर दिया तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये C2O4 और 2 नेगेटिव का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए ऑक्सालेटो को C2O4 2 नेगेटिव अपन लिखते हैं। और ये ऑक्सालेटो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, इसका नाम ऑक्सालेट आयन है। जब भी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लीगेंड के नाम लिखते हैं तो लीगेंड के नाम के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं। ये ऑक्सालेट है, ऑक्सालेट से इसको ऑक्सालेटो कर दिया गया है। अगर कार्बोनेट यहाँ पे लीगेंड होता, ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं कार्बोनेटो। तो लीगेंड के नाम से थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे ऑक्सालेटो हमने लिखा है। तो देखो अब नेमिंग कंटिन्यू करें, तो टेट्रा अमाइन तो लिख दिया, ऑक्सालेटो। ठीक है, ऑक्सालेटो को कुछ इस तरीके से लिखो, रुको कलर चेंज कर देता हूँ मैं यार। यहाँ पे टेट्रा अमाइन, उसके बाद लिख दो ऑक्सालेटो, टेट्रा अमाइन ऑक्सालेटो। यहाँ पे निकल, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। अब भैया यहाँ पे देखो अमाइन, ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसके ऊपर तो 0 है। और ये तो और ये जो आपका C2O4 है इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा। ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर का चार्ज मेरे को पता नहीं है तो उसको x एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो x को निकालना पड़ेगा, तभी ये नेमिंग भैया कंप्लीट होगी आपकी। तो ये 2 + 0 × 4 -2 = x, इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 - 2 = x, यानी कि x = 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज 0 है दोस्तों। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर 4 को अपन देखते हैं। सबसे पहले ये मैं थोड़ा साफ कर लूँ, है ना। तो देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 टेट्राएमाइन कैडमियम 2 नाइट्रेट। ठीक है, कैडमियम सेंट्रल मेटल एटम है। क्या इसका नाम लैटिन में लिखा है, नहीं लिखा, यानी कि ये एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ठीक है ना, तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, यानी कि H2O आपके पास 4 है और कैडमियम 2 नाइट्रेट। ठीक है, कैडमियम CD, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। बाहर आपके पास क्या है, नाइट्रेट NO3। ठीक है ना, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो मैं इसको इधर से 2 कर सकता हूं।
ठीक है, नाइट्रेट को। तो ये आपका मतलब क्या बोलते हैं, इस IUPAC नेम से करस्पॉन्डिंग ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैंने ये कैसे कर दिया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भैया देखो यहाँ पे क्या था, कैडमियम H2O4, देखो ऐसे लिख देता हूँ, टेट्रा एक्वा था, तो टेट्रा एक्वा यानी कि H2O 4 बार था, कैडमियम 2 नाइट्रेट था, ठीक है। कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी, ठीक है ना। वाटर बीइंग अ न्यूट्रल लिगेंड 0 चार्ज रखेगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मेरे को चार्ज पता नहीं था तो एक्स अज्यूम करा, तो 2 + 0 × 4 = कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज x, यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो x = मेरा +2 आया जब मैंने इसको सॉल्व करा, ठीक है। यहाँ पे +2 आ गया। ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 सिंगल नेगेटिव होता है, और ये आता है आपका HNO3 से। नाइट्रिक एसिड का एनायन होता है। ये एसिड अपने H पॉजिटिव आयन को अगर आयनाइज कर दे तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का चार्ज है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर टोटल +2 का चार्ज है। तो अगर ये 2 हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं ब्रैकेट में, इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे 2 लिखा है, क्योंकि 1 का चार्ज -1 है, तो 2 का चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर ये -2 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 का चार्ज चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी नेम कर लिया दोस्तों। तो आइए अब आखिरी सवाल देख लेते हैं, वार्नर थ्योरी से रिलेटेड। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये हमसे कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्सेस सिंथेसाइज्ड बाय वार्नर एंड गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड फीचर्स। तो देखो, वार्नर ने जो कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्सेस सिंथेसाइज किए थे वो मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, और अब इन सब में हम वार्नर थ्योरी को अप्लाई करेंगे, इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इन सारों को समझेंगे। देखो पहला आपके पास ये है, ठीक है ना। तो इसमें आपको निकालनी है 2 चीज़ें सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज को x अज्यूम कर लिया, +0 = +3, ठीक है। एक क्लोरीन का -1, तो 3 का कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने वाला है। तो प्राइमरी वैलेंसी, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, वो आपका कितना हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी 3। और ये जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ना दोस्तों, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ लीगेंड दैट आर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम इन एनी कॉम्प्लेक्स। तो ये कितने लीगेंड्स हैं यार, 6 लीगेंड्स हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 6। जो प्राइमरी वैलेंसी है ना दोस्तों, प्राइमरी वैलेंसी ये आपका आयनाइजेबल वैलेंसी होता है, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पानी में डालोगे तो ये टूटने वाला नहीं है। ये क्यों टूटने वाला नहीं है, क्योंकि यार ये कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीज़ें कभी नहीं टूटती हैं, ठीक है। टूट सकती है, मगर वो कब टूट सकती है, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ा दो, आप इसका सॉल्यूशन बना लो, इसको हाई टेम्परेचर में उबाल लो तो भैया ये टूट जाएगा। या तो सॉल्यूशन का pH आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लो, यानी कि बेसिक कर दो बहुत ज़्यादा, या फिर आप pH एसिडिक कर दो, यानी कि pH घटा दो। इनको एक्सट्रीम कंडीशंस कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया टेम्परेचर और pH का। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे हम बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कंडीशंस पे बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज़ें नहीं टूटती। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यही सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यानी कि इसको 6 लीगेंड ने घेरा हुआ है। तो किस तरीके से घेरेंगे ज़रा देखो, ये कोबाल्ट इस तरीके से घेरेंगे 6 लीगेंड इसको, यानी कि इसकी ज्योमेट्री भैया ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ये अपन को किसने बताया, सेकेंडरी वैलेंसी ने अपन को ये बता दिया कि 6 लिगेंड ने घेरा तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से। इस तरीके से डॉटेड लाइन बना दो, कितनी है, 3 है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीज़ रहती है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो वो क्या है आपका क्लोरीन। क्यों सेटिस्फाई करती है, कोई किसी ने पूछ लिया क्यों करती है सेटिस्फाई, बिकॉज ये पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, ये आयनाइज हो जाएगा, इसलिए सेटिस्फाई कर रही है बस। तो यहाँ पे यू लिख दो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन लिख दो। तो ये स्ट्रक्चर बन के तैयार है। पहले आपका जो कॉम्प्लेक्स था उसका, दूसरे कॉम्प्लेक्स को देखते हैं भैया। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपसे क्या कहता है, देखो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो देखो 5 तो अमाइन है यार, 1 सेकेंड, 5 तो आपके NH3 है और 1 आपका Cl है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे 6 हो गई आपकी। प्राइमरी वैलेंसी +3 ही होगी। कैसे, देखो इसका चार्ज +3 होगा, इसको x अज्यूम करो, +0 -1 = +2, तो यहाँ पे x = आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। अब की बार कुछ स्पेशल सी चीज़ होने वाली है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा।
ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना आपकी, ये 6 है। इसका मतलब इस बार भी जो आपकी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। कुछ इस तरीके से अपन इसको बनाएंगे, NH3 5 बार, इस तरीके से इसको लिख लो। और एक क्लोरीन है और 2 आपके पास क्लोरीन बाहर है, तो 2 को डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट कर दो कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 है। ये जो क्लोरीन है ना आपका, जो अंदर मौजूद है, ये आपके प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको अपन डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं, सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा इसलिए है बिकॉज ये जो है आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट हो रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट हो रहा है। जब आप इस पूरे कंपाउंड को आयनाइज करोगे तो आपको टोटल 3 आयन मिलेंगे, 2 क्लोरीन के और एक आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा। अगर ऊपर वाले की बात करूँ मैं, ठीक है ना, ऊपर वाला आपका क्या था, ऐसा था कुछ, NH3 6 बार और यहाँ पे Cl3। इसको आयनाइज करोगे तो टोटल 4 आयन्स मिलेंगे, 3 Cl3 के और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में, ठीक है ना। तो देखो तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, ये रहा तीसरा कॉम्प्लेक्स। इसकी प्राइमरी वैलेंसी लिखो, सेकेंडरी वैलेंसी लिखो, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी टोटल 6 आपके पास लिगेंड्स है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। प्राइमरी वैलेंसी +3 होनी चाहिए। आओ कैलकुलेट करते हैं। x + 0 - 2 = +1। +1 क्यों लिखा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 का चार्ज है, कुछ इस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया। तो x = +1 + 2 = 3, ठीक है। अब की बार 2 क्लोरीन आपके दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, जरा देखते हैं। आइए, कुछ इस तरीके से NH3 4 बार इस तरीके से लगा दो। यहाँ पे क्लोरीन और एक बाहर वाला क्लोरीन डॉटेड लाइन से यूँ। और ये जो 2 आपके क्लोरीन है, ठीक है ना, ये जो 2 आपके क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन आपके प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए डॉटेड लाइन भी आ रही है और ये सॉलिड लाइन भी आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे और इसको जब आप पानी में डालोगे तो 2 आयन देने वाला है ये, ठीक है। 2 आयन्स देगा ये, किस किस के, एक तो Cl नेगेटिव का आयन देगा और ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में दूसरा आयन देने वाला है, ठीक है। लास्ट, तो ये देखो दोस्तों, ये अपना आखिरी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी स्पीशीज मौजूद नहीं है दोस्तों। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को 0 ले लो यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को x एज्यूम कर लो। अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 चार्ज, -3 = 0, तो x = +3। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी आपका मेरा मतलब 3 हो जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, जितने आपके पास लीगेंड्स हैं। तो लीगेंड 3 अमाइन और 3 क्लोरिडो, टोटल 6 हो गए। 6 आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि ये आपका ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लो कि 3 तो NH3 है और 3 आपके Cl है, और इन 3 Cl को आप ऐसे डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना। क्योंकि ये 3 Cl जो हैं आपके सेकेंडरी वैलेंसी में भी आ रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी में भी आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर। आइए कुछ और बातें इनके बारे में अपन देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप इनको पानी में डालोगे ना तो ये आपको टोटल 4 आयंस देने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा गौर से आप देखिए। इसको जब अपन पानी में डालेंगे तो ये आपको 4 आयन देगा, ठीक है। इन तो आपके यहाँ पे क्लोराइड आयन होने वाले हैं और एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तौर पे, ठीक है, आपका एक और आयन जाने वाला है। तो यहाँ पे टोटल 4 आयन्स है दोस्तों, ठीक है। और इस वाले केस में आपके पास 3 आयन ये आपको देने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में होंगे और एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर -2 के फॉर्म में आपको दे देगा। तो टोटल 3 आयन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये जो है आपका तीसरा केस, इसमें आपको 2 आयन्स मिलेंगे टोटल, ठीक है। एक आपका क्लोराइड आयन के फॉर्म में और दूसरा ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे टोटल 2 आयन्स होंगे। और ये जो लास्ट है, ठीक है, ये जो है आपका नहीं टूटने वाला दोस्तों, ये नहीं टूटेगा, ये आपको आयन्स नहीं देने वाला। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सारी की सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसके बाहर कोई भी एंटिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की चीज़ें कभी भी नहीं टूटती है अनटिल अनलेस कंडीशंस आर नॉट एक्सट्रीम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंडक्टिविटी की बात कर लूँ दोस्तों, तो आप ये पाएंगे कि ये जो शुरू के 3 हैं, ठीक है, जो टूट के आपको आयंस दे रहे थे, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और इन तीनों में भी अगर आपको ऑर्डर लगाना है कि कौन ज़्यादा कंडक्टिंग होगा, तो शुरू वाला ज़्यादा कंडक्टिंग होगा क्योंकि ये 4 आयंस दे रहा है, उसके बाद ये दूसरा वाला और फिर ये तीसरा वाला, ठीक है, बिकॉज आयंस का फ़र्क है इसलिए। और ये जो लास्ट में है ये टूटेगा नहीं, तो ये आयंस भी आपके नहीं देने वाला है और ये इसलिए कंडक्टिंग नहीं होगा। समझ गए दोस्तों?
ये कंडक्टिविटी की बात कर ली अपन ने। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं शुरू के 3, जब आप इनको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये आपके पीपीटी देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। पीपीटी किसके होंगे? AgCl के पीपीटी होंगे, ठीक है ना। पहले वाले में देखो 3 है अपने पास आयनाइजेबल क्लोराइड आयन, तो पहले वाला आपको 3 मोल देगा AgCl के पीपीटी के, दूसरा वाला आपको 2 मोल AgCl के देने वाला है प्रेसिपिटेट के, और तीसरा वाला आपको 1 मोल देगा प्रेसिपिटेट AgCl का। क्यों? बिकॉज बाहर जो ये क्लोरीन है इनके नंबर पे ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाला है ये आपको कोई पीपीटी नहीं देने वाला है AgNO3 के साथ, बिकॉज टूटने के लिए कोई क्लोरीन ही नहीं है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों। जितने ज़्यादा आयंस होंगे दोस्तों उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होने वाली है? कंडक्टिविटी होने वाली है। अगर कहीं आयंस होंगे ही नहीं, अगर कहीं ज़ीरो आयंस है तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, वो सॉल्यूशन जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने वाला। तो जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा आयंस होंगे उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी दोस्तों। आई होप आपको पूरा एकदम क्लियरली समझ में आए दोस्तों। तो यही तक था हमारा आज का वीडियो। तो आपसे हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।